हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आपको जो है इन आंदोलनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमेशा जो है इससे क्वेश्चन आते रहे हैं पिछले एग्जामों में भी। तो आपको जो है इसकी एक एक चीज को समझना है कि धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, इनका क्या प्रभाव पड़ा और क्या समस्याएं थी जिनकी कारण जो है हमको इन आंदोलनों को करना पड़ा, और वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा इन आंदोलनों को संचालित किया गया और उनके परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो भारतीय समाज था, इंडियन सोसाइटी थी, उसकी जो है बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, जो जनरल समस्याएं थी वो क्या थी हमारे आधुनिक समाज की उस समय के। तो सबसे पहला जो कारण है वो था रूढ़िवादी था। ठीक है, रूढ़िवादी का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस कंडीशन में या जो कस्टम चले आ रहे हैं उन्हीं को जो है बनाए रखना चाहता है, उसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। मतलब पुराने विचारधाराओं को ही जो है मान के उसको जो है आगे का जीवन भी व्यतीत करने की सोचता है, वो था रूढ़िवादिता। ये भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद दूसरी समस्या की बात करें, आउटडेटेड एजुकेशन। मतलब जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उस समय की वो आधुनिक नहीं थी, ना ही वो वैज्ञानिक थी और ना ही वो तकनीकी थी। इस आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव देखने को हमें मिलता है उस तत्कालीन समाज में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आउटडेटेड एजुकेशन थी वो भी एक हमारे समाज की जो बेसिक प्रॉब्लम थी उसमें शामिल थी। तीसरी बात करें तो उस समय जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, उसके बाद पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और छुआछूत तथा पुरानी जो भी प्रथाएं हमारे चली आ रही थी वो सभी जो है समाज में बुराइयों के रूप में शामिल थी और इन सब में रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। तो ये जो है हमारी कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी जो भारतीय समाज के उस समय रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस भारतीय समाज में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, विशेष समस्याएं थी जो किसी विशेष वर्ग में या फिर विशेष जाति में जो है शामिल थी। उनको देखते हैं तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज की कुछ विशेष समस्याएं क्या थी। तो उसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो जितने उच्च हिंदू घराने होते थे उन उच्च हिंदू घरानों में क्या होता था कि सती प्रथा प्रचलित थी। जैसे ही पति की डेथ होती थी उसके बाद क्या होता था कि पत्नी को भी जो है उसके साथ ही सती होना पड़ता था। तो ये जो है एक उच्च हिंदू घरानों में होने वाली प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद पश्चिम भारत में बात करें, पश्चिम भारत से आप जो है उत्तर पश्चिम भारत भी ले सकते हो, इसमें राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, इधर के क्षेत्र भी जो इसमें शामिल है। और यहाँ पे जो है बाल विवाह जो है काफी अधिक प्रचलित था। ठीक है, और इस समाज में जो पश्चिमोत्तर भारत का समाज था उसमें बाल विवाह की समस्या जो है बहुत अधिक जो है प्रचलित थी। उसके बाद पर्दा प्रथा आप जानते हो मुस्लिम्स में जो आज भी है। ठीक है, तो पर्दा प्रथा भी जो है उस समय की एक जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, मतलब केवल मुस्लिम समाज में ये हमको देखने को मिलती है। उसके बाद निम्न जाति में जो है आपने अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जो है आपने काफी इसके बारे में जाना होगा। ठीक है, और कई सारे आंदोलन भी इसके लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्न जाति में जो है हमारे यहाँ छुआछूत की जो प्रथा थी वो जो है एक समस्या थी। और ऐसे ही जो उच्च वर्ग था उसमें बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैनी जो है प्रचलित थी। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक वर्णों में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी जिसको हम जो है कह सकते हैं कि जो हमारे भारतीय समाज था उसकी जो है ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, विशेष समस्याएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो धर्म सुधार के बाद भारतीय समाज में क्या बदलाव हुए, ऐसे क्या चेंजेस आए इन धर्म सुधार को चलाने से। ठीक है, उस पर हम नजर डालें तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमको कमी दिखाई दे रही है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का अभाव, ये अभाव जो है हमारा दूर होता है और तार्किक और वैज्ञानिक सोच जो है हमारे अंदर विकसित होने लगती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का जन्म होता है। जैसे जैसे हम जो है धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे चलते हैं वैसे वैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का जन्म होने लगता है। देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे हम कह सकते हैं समानता, उदारता, एकता, अखंडता, मतलब लिबर्टी और फर्टिलिटी, ठीक है,
और इक्वलिटी आदि जो है हम लोगों के अंदर जो है ऐसी विचारधाराएं जो है आने लगती हैं, उनका जन्म होने लगता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म सुधार का विचार कहां से आया, मतलब अचानक से कैसे जो है भारतीयों के मन में ये सुधार करने की जो है बात आई कि कैसे जो है हमको धर्म में सुधार करना चाहिए, हमारे धर्म में प्रॉब्लम कहां से आई हैं, हमारे धर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये जो है कैसे हम लोगों के अंदर विकसित हुई है, इस पे जो है हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप देखोगे वेस्टर्न एजुकेशन, जो हमारी पश्चिमी शिक्षा है, उसका भी जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। जब हमने पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया तो हमें पता चला कि जो पश्चिमी देश हैं उनमें जो है अपने धर्म को लेके बहुत अधिक कट्टरता है, ठीक है, और वो जो है अपने धर्म के प्रति जो है काफी आस्थावान है। तो हमें भी जो है अपने धर्म में आस्था बनाए रखने के लिए हमें जो है उसमें कुछ समस्याएं दिखाई दी, तो उसको सुधारने की कोशिश की गई। उसके बाद ईसाई मिशनरी, जो भारत में 1813 के एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का जो है प्रवेश करने की जो है अनुमति दे दी गई थी। तो ईसाई मिशनरीज क्या कर रही थी, ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ईसाई बनाया जा रहा था। तो उससे हमें समझ में आया कि ये लोग जो है हम लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे धर्म में क्या बुराई है, या फिर जब ये लोग अपने धर्म को इतना प्रमोट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उसके बाद जो उस समय के अखबार थे, जो किताबें थी, जो पत्रिका हैं, कविताएं हैं, उनके माध्यम से भी हमें भी क्या हुआ, एक दूसरे को जानने का, यह जो हमारे समाज की बुराइयां थी उनको समझने का मौका मिला। जब हमने किताबों को, अखबारों को पढ़ा, पत्रिकाओं को पढ़ा, तो हमें अपने समाज की कुछ समस्याएं उजागर होती दिखी, तो हमें जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता नजर आई। उसके बाद चौथा पॉइंट है परिवहन एवं दूरसंचार, मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू करा और कम्युनिकेशन शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कहेंगे, तो कम्युनिकेशन शुरू हुआ, तो हमें समझ में आया कि जो समस्या हमारी है, जो समस्या उत्तर भारत की है, वही समस्या दक्षिण भारत में भी है। जो प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं वही वो लोग भी झेल रहे हैं। तो इससे समझ में आया कि हम लोगों का धर्म जो है एक जैसा ही है, ठीक है, और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, या फिर यहाँ पे कौन सी चीज की कमी है और यहाँ पे कौन सी चीज है। तो हमें जो है एक डिफरेंस देखने को मिला, हमें जो है अंतर स्पष्ट करने में आसानी हुई और एक दूसरे की समाज धर्म को समझने में आसानी हुई। तो ये जो है सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें धर्म सुधार का विचार हमारे मन में आया और बहुत सारी महान विभूतियां हमारे बीच आई जिन्होंने जो है धर्म सुधार का बेड़ा उठाया, जिसमें राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। तो अब जो है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन में, जैसे कि हमने बताया था कि कई सारी विभूतियां हैं जिन्होंने धर्म सुधार का बेड़ा उठाया था। उसमें सबसे पहली जो पर्सनैलिटी है और बहुत ही महान व्यक्तित्व है, नाम है राजाराम मोहन राय। आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर बात करते हैं। राजाराम मोहन राय की अगर बात करें, सबसे पहले इनकी उपाधियों से शुरुआत करते हैं। इनकी उपाधि को देख के ही आप समझ जाओगे कि ये कितने महान व्यक्ति थे। सबसे पहले इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में जो है इनको जाना जाता था। इन्होंने पत्रकारिता के लिए भी जो है लड़ाइयां लड़ी हैं। उसके बाद सुधार आंदोलन के प्रवर्तक का मतलब कि सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए भी जो है इन्होंने कार्य किए हैं और आधुनिक भारत के पिता और नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी उपाधियां हैं जो इनको प्राप्त हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था, ठीक है। 22 मई 1772 बंगाल, हुगली जिला, राधानगर, मतलब बंगाल के रहने वाले थे। उसके बाद इनके पिता का नाम रमाकांत था और ये जो है बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, ठीक है। इनकी शिक्षा की बात करें अगर राजाराम मोहन राय की, तो इन्होंने वाराणसी और पटना में शिक्षा ग्रहण करी और इनको अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिब्रू, यूनानी जैसी तमाम भाषाओं का ज्ञान था। लगभग 12 भाषाओं में ये पारंगत थे,
ठीक है। और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है खंडन कर दिया था। इस बात से इनके पिताजी जो है नाराज हो जाते हैं और इनको घर से निकाल देते हैं। गृह त्याग के दौरान इन्होंने भारत के कई स्थानों पर भ्रमण करा, नेपाल भी गए और वहां से बौद्ध दर्शन का जो है इन्होंने ज्ञान लिया। 1803 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने की वजह से इनको जो है 1803 से लेके 14 तक जॉन डिग्बी के यहाँ कार्यरत रहना पड़ता है। कंपनी के लिए जो है ये कार्य करते हैं। उसके बाद 1814 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक पुस्तक लिखते हैं, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो इसका सीक्वेंस आप कैसे याद रखोगे? आप याद कर सकते हो कि राजाराम मोहन राय ने आत्मा से वेदों को एक्सेप्ट कर ब्रह्म की प्राप्ति करी। ठीक है, राजाराम ने आत्मा से वेदों को एक्सेप्ट कर ब्रह्म की प्राप्ति करी। ठीक है, तो आत्मा से आत्मीय सभा, वेदों से वेदांत सोसाइटी, एक्सेप्ट मतलब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस करी मतलब कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, और ब्रह्म की मतलब ब्रह्म समाज। तो इस तरीके से जो है आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, कभी भी जो है लगाने के लिए पूछ सकता है। उसके बाद इनका जो सन है 1814, 1816 वेदांत सोसाइटी, 1820 प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1821 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है आप इसको याद रखना। इस ब्रह्म समाज में किस चीज का खंडन किया गया है या किस चीज की बात की गई है, तो इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, इन सब का क्या है खंडन किया गया है। 4 चीजों का खंडन किया है, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद और पुरोहितवाद को इन्होंने जो है इसका खंडन किया है। तो किस चीज पे इन्होंने बल दिया, तो ईश्वर की एकता और आत्मा की अमरता पर बल देते हैं इस ब्रह्म समाज के माध्यम से। ठीक है, अगर ये तो जो है कुछ धर्म सुधार के रूप में थे, अगर इनको समाज सुधार के रूप में देखा जाए तो इन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा पर भी अनेक प्रहार किए और अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा के साथ साथ इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। इनका मानना था कि हमको जो है क्या होना चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। मतलब ये जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजों के इस चीज को लेके, आधुनिक शिक्षा को लेके अंग्रेजी भाषा के समर्थक के रूप में ये रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी कलकत्ता में, और इसमें इनके सहयोगी थे डेविड हेयर। याद रखना डेविड हेयर का नाम, डेविड हेयर। इनकी सहायता से, इनके सहायक के रूप में थे और इन्होंने जो है 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। उसके बाद 1825 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके समाज सुधार के रूप में आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इनको पत्रकारिता के रूप में क्या क्या उपलब्धि हासिल है, और उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक और पत्रिकाओं की रचना की है, इन पे भी हम एक दृष्टि डालेंगे। आप पहले जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है हम बात करते हैं पत्रकारिता के अग्रदूत की जो इनको उपाधि मिली है वो क्यों मिली है। तो समाचार पत्रों की आजादी के लिए इन्होंने जन जागरण किया और 1821 में एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी, जो किसी भारतीय द्वारा भारतीय पत्रिका निकाली गई थी। उसमें पहली पत्रिका थी जिसका जो है मतलब पूरी तरीके से टोटली जो है ये भारतीय थी। इसमें इसका संपादक से लेके, इसकी राइटिंग से लेके ये कंप्लीटली जो है भारतीय पत्रिका है। तो आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय पत्रिका जो किसी भारतीय द्वारा मतलब संपादित की गई हो और उसको निकाला गया हो, उसका नाम है संवाद कौमुदी। और क्योंकि ये बंगाली थे इसलिए जो है ये बंगला भाषा में है, इसको याद रखना। और साथ ही एक पत्रिका और थी जिसका नाम था प्रज्ञा का चांद। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस पत्रिका में इन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध किया था, तो उसका आंसर भी हमारा संवाद कौमुदी। इसी पत्रिका में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और इसका इनको मतलब इनके मन में विचार कहां से आया, तो इनके एक भाई थे बड़े, इनका नाम था जगमोहन। इनकी जो है डेथ हो जाती है, इस कारण से
अलका मंजरी जो इनकी भाभी थी उनको जबरदस्ती सती होना पड़ता है, जबकि वो सती होना नहीं चाहती थी। तो तभी से इन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि ये सती प्रथा का विरोध करेंगे। ठीक है, तो अपनी जो संवाद कौमुदी नामक पत्रिका है उसमें जो है इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और इन्होंने इसके लिए काफी कार्य किए और इसी वजह से 1829 में सती प्रथा विरोधी एक्ट लाया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो उसमें जो है इनका जो है काफी प्रयास रहा था। उसके बाद 1822 में एक अखबार निकालते हैं जिसका नाम है मिरातुल अखबार, और इस समय जो है इसकी जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। ठीक है, मिरातुल अखबार की जो भाषा है वो है फारसी भाषा, जबकि जो संवाद कौमुदी है वो है बांग्ला भाषा में। तो इनकी भाषाएं भी आपको याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने इसके साथ ही साथ बांग्ला व्याकरण का संकलन किया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पुस्तक की भी रचना की। तो ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पुस्तक की रचना की गई, तो आपको याद रखना है राजाराम मोहन राय ने जो है इसकी रचना की थी। उसके बाद 1829 में सती प्रथा विरोधी एक्ट लाया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था। उसके बाद समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाले ये जो है प्रथम भारतीय थे। ठीक है, समुद्र पार करके इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय थे और ये जो है विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। किसके कहने पे गए थे, तो उस समय जो राजा थे 1831 में इनको राजा की उपाधि दी गई। किसके द्वारा, मुगल सम्राट अकबर सेकंड के द्वारा। और इन्हीं की कारण जो है ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे इनकी पेंशन के लिए बात करने। ठीक है, और यहीं पे 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में इस महान विभूति की मृत्यु हो जाती है मस्तिष्क ज्वर के कारण, और इनकी मृत्यु पर सुभाष चंद्र बोस जो है इनको युग दूत की उपाधि देते हैं। तो इसके बाद जो है इस तरीके से राजाराम मोहन की डेथ हो गई। इनके बारे में हमने देखा। अब हम जो है ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे कि इनके जाने के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसके द्वारा किया गया, कब कब ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, इनको जो है कौन कौन जो है इनके नेतृत्व करता थे। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो है अगली बार जो है ब्रह्म समाज के बारे में कंप्लीट जो है चर्चा करेंगे।